So next question is question number 52. What is required to form a blood clot? Blood clot क्या होता है? जब भी हमारी ब्लड वेसल में इंजरी होती है तो उस ब्लड वेसल की इंजरी को रोकने के लिए, स्टॉप करने के बाद, ब्लड लीकेज को स्टॉप करने के लिए हमें वहाँ क्लॉट फॉर्मेशन करना पड़ता है, एक बैरियर फॉर्म करना पड़ता है जो प्लेटलेट्स की हेल्प से फॉर्म होता है। प्लेटलेट्स, उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स काम में आता है, एक प्रोटीन है फिब्रिनोजन वहाँ पे काम में आता है। अब ये किस तरीके से वर्क करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपका जो ब्लड वेसल वाला एरिया है, सपोज करिए कि ये एक ब्लड वेसल है जिसमें आपकी बहुत सारी आरबीसीज फ्लो कर रही हैं। अब इसमें यहाँ पर हुई इंजरी और ये आपका ब्लड लीक होना स्टार्ट हुआ। इस इंजरी को यदि हमने यहाँ पे पैक नहीं किया तो आप यहाँ पे ब्लड लॉस होता जाएगा और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे, प्लेटलेट्स एक्टिवेट होंगी इस जगह पर, और प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करती हैं, प्लेटलेट्स रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, which is a kind of clotting factor. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन prothrombin, which is a kind of protein, and again a clotting factor also. Clotting factors क्या होते हैं जो clotting में help करते हैं? 13 clotting factors are present to help the blood clotting process. Prothrombin will be converted into thrombin with the help of thromboplastin. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन converted into thrombin with the help of thromboplastin. This thrombin will further lead to the activation of fibrinogen protein, which is already present in the blood, into fibrin. ये फिब्रिन इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में, एंड फिब्रिनोजन इज अ काइंड ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन। फिब्रिन जो है वो इस इंजरी वाली जगह पर एक नेटवर्क फॉर्म करेगा। उस नेटवर्क में जो ब्लड वेसल है वो एंगेज होती जाएगी, आरबीसीज एंगेज होती जाएंगी और धीरे धीरे यहाँ पर एक क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। लेट मी शो यू अ डायग्राम और इमेज। You can see here, this is broken vessel, prothrombin conversion into thrombin, then further fibrinogen conversion into fibrin, which is insoluble protein. Insoluble है इसलिए यहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म हो जाता है जिसमें आरबीसी जो है एंगेज होती जाती है और इस तरीके से हमारा ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता जाता है। So what are the requirements for blood clot? Platelets, clotting factors, fibrinogen. So our answer would be C, which include first, second and fourth. And why not antibodies? Because antibodies participate in immunity, not the blood clot formation. So our next question is question number 53. Wherein the kidney does ultrafiltration takes place? किडनी हमारा क्या है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी में हमसे पूछा गया है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा। तो आप सबको पता है किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो क्या होती है, हमारे पास नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो है वो क्या है, फंक्शनल यूनिट है हमारे पास किडनी की, जिसका एक रफ डायग्राम आप इस तरीके से देख सकते हैं।
सो हमारे पास ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके बाद यहाँ पर ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, रीनल आर्टरी है जो अपनी एक ब्रांच, अपनी अलग अलग ब्रांचेस सप्लाई करती है आर्टेरियोल्स की फॉर्म में डिफरेंट नेफ्रॉन्स को। ये जो है आ रहा है दैट इज़ एफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियल यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क फॉर्म करेगा। अगेन ये नेटवर्क रिकम्बाइन करेगा एंड फॉर्म द इफरेंट आर्टेरियोल, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। ये आर्टेरियल फर्दर आगे जाएगा और इसके अराउंड पूरा नेटवर्क फॉर्म करेगा और फाइनली रीनल आर्टरी रीनल वेन की जो ब्रांच है उससे यहाँ पे कैपिलरी से कनेक्टेड रहेगा। ये क्या है, रीनल वेन की ब्रांच, और ये ब्रांच फर्दर रीनल वेन में जाके ओपन हो जाएगी। दिस इज़ योर रीनल वेन। और इस पूरे नेटवर्क को आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क बोलते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा, आपका ब्लड जो है उसके फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को ही आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, जो बोमेन कैप्सूल में इस रखे हुए नेटवर्क में होता है। तो आपका ब्लड कहाँ पे है, ये एफरेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, इस जगह पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। तो हम और इस नेटवर्क को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। नाउ विल रेफर आवर ऑप्शंस। तो हमारे पास ऑप्शन में है ए ग्लोमेरुलस, बी लूप ऑफ हेनले, सी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ द urine formation process and it occurs in the glomerulus, which is a network of capillaries present in this cup-like structure that is called Bowman's capsule. Now the next question is question number 54. If a red blood cell has a diameter of 8 micrometer and a student shows it with a diameter of 40 mm in a drawing, what is the magnification of the drawing? हमें क्या बताया गया है, हमारे पास यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है। हमें बोला गया है कि एक स्टूडेंट ने आरबीसी की एक ड्राइंग फॉर्म करी है जो 40 मिलीमीटर की है और इसका करेक्ट डायमीटर, एक्चुअल डायमीटर जो है वो 8 माइक्रोमीटर है। डायमीटर इन ड्राइंग एंड एक्चुअल डायमीटर अपॉन एक्चुअल डायमीटर। तो हम इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 millimeter equals to 10⁻³ meter upon 1 micrometer equals to 10⁻⁻6 meter. And finally we will find out the value. 8 5s are 40 and 10⁻³ that means हमें कितना मैग्निफिकेशन मिला है, मिला है 5000 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिला है इन द ड्राइंग कंपेयर टू द एक्चुअल डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल. Now the next question is question number 55.
In the above question, the answer would be D, that is 5000 times. The next question would be 55. What is needed in photosynthesis to convert carbon dioxide into organic molecules? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम अज्यूम करते हैं ग्लूकोज या किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस है क्या जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही है? सिंपल फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस में अब नीडेड क्या होगा हमें? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड लाइट, ए ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन है लाइट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. सी ऑप्शन है एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. डी ऑप्शन है एटीपी एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट है हमारे लिए. तो ये दोनों ऑप्शन तो बाहर हो गए हैं. अब बचे हैं ये दोनों ऑप्शन. तो इसमें हाइड्रोजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये दोनों तो सेम है. अब कन्फ्यूज़न है लाइट में और एटीपी में. हमारे दिमाग में आएगा कि क्रैब्स साइकिल में तो एटीपी रिक्वायर्ड है, तो एटीपी एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होना चाहिए. लेकिन यदि हम एटीपी और लाइट में से सोचें तो प्राइमरीली हमें हेल्प किसने करी है? एटीपी ने करी है कि लाइट ने करी है? आप फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेप के बारे में सोचें तो हमारे पास 2 स्टेप होती है. एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के बारे में यदि हम सोचते हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले प्राइमरीली हमें लाइट का रिक्वायरमेंट होता है. उसके बाद में लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड NADPH2 बनते हैं विच आर यूज्ड फर्दर इन द डार्क रिएक्शन टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. तो प्राइमरीली तो उसको लाइट का रिक्वायरमेंट हुआ ना लाइट रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए. एटीपी भी रिक्वायर्ड है लेकिन एटीपी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है विच इज़ फर्दर रिक्वायर्ड बाय द डार्क रिएक्शन. बट प्राइमरीली हमें लाइट required है to initiate the light reaction. Let me show you an image. You can see here ATP and NADPH2 are formed here, but water is broken down into oxygen and hydrogen. This H plus is used to form NADPH. Fine. And light is primarily required to initiate the light reaction which further lead to the formation of ATP and NADPH that fulfill the requirements of dark reaction. But primarily we require light and water to form the ATP and NADPH. So our answer would be A.